गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय श्री कृष्णा। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज मैं लेकर आया हूँ 6 जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरे का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है राजस्थान में। तो आइए जानते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरे का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति 2 दिवसीय 3 और 4 जनवरी राज्य के दौरे पर थी। 7 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी 66 वर्षों के बाद राजस्थान द्वारा की जा रही है। इस कार्यक्रम में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड भाग ले रहे हैं। पहला राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी 1951 में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। 17वां जम्बोरी मैसूर, कर्नाटक में दिसंबर 2016 जनवरी 2017 में आयोजित किया गया था। 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी की थीम रखी गई है शांति के साथ प्रगति। आइए जरा हम जान लेते हैं कि जम्बोरी क्या होता है। जम्बोरी 4 साल में एक बार या विशेष अवसरों को चिन्हित करने के लिए आयोजित स्काउट और गाइड की एक राष्ट्रीय स्तर की सभा है। जम्बोरी स्काउट्स और गाइड्स को भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों के युवाओं के साथ मिलने का अवसर देता है। युवा लोग अपने रीति रिवाज, खान पान की आदतों, हस्तशिल्प, धार्मिक प्रथाओं, संस्कृति आदि को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। वे एक सप्ताह तक टेंट के नीचे रहते हैं और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी के लिए निम्बली गांव में करीब 3500 से अधिक टैंक लगाए गए हैं। स्काउट और गाइड आंदोलन के जनक कौन थे, देखते हैं। लड़कों की स्काउट आंदोलन की शुरुआत 1907 में ब्रिटिश सेना के मेजर जनरल बेडन पावेल ने की थी। साल 1910 में मेजर जनरल पावेल की बहन एग्रेस बेडन पावेल द्वारा लड़कियों के गाइड आंदोलन की शुरुआत की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत स्काउट और गाइड की स्थापना 1950 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, गैर राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष संगठन है। तो इस क्वेश्चन में हमने जम्बोरी और स्काउट गाइड्स की आंदोलन वगैरह के बारे में जाना। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करने की घोषणा की? तो इसका उत्तर है ओडिशा सरकार ने। आइए जानते हैं इस घोषणा के बारे में। राज्य सरकार बीपीएल परिवारों में रहने वाले लोगों को प्रति माह 5 किलो चावल उपलब्ध करवाएगी। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 और वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान किया जाएगा। यह मुफ्त चावल जनवरी से दिसंबर 2023 तक मिलेगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुफ्त चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिसके तहत प्रति व्यक्ति माह 5 किलो चावल उपलब्ध होगा। इसके लिए राज्य सरकार 185 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वर्ष 2018 से राज्य खाद्य सुरक्षा हितग्राहियों को मुफ्त चावल मिल रहा है। कोविड के समय हितग्राहियों को चावल के साथ दाल भी मुफ्त मिलती थी। पिछले 28 महीने से राज्य सरकार हितग्राहियों को सहायता मुहैया करा रही है। इस बीच 2 बार आर्थिक सहायता भी इन हितग्राहियों को सरकार की तरफ से दी गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 1 वर्ष तक अतिरिक्त निःशुल्क चावल हितग्राहियों को दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप हितग्राहियों को जनवरी से दिसंबर तक निःशुल्क चावल प्राप्त होगा। बताया जा रहा है कि राज्य के 8.09 लाख हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देशानुसार राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के प्रत्येक लाभार्थी को जनवरी 2023 से दिसंबर तक प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो चावल मिलेगा। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लगभग 8.09 लाख लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 185 करोड़ रुपए अपने कोष से खर्च करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में नामांकित हितग्राहियों को यह लाभ मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नया नाम क्या होगा? तो इसका उत्तर है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मनोहर पर्रिकर की स्मृति में मोपा स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा करने को मंजूरी प्रदान की। सरकारी बयान के अनुसार गोवा राज्य के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य के मुख्यमंत्री ने गोवा के मोपा स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा के रूप में करने के प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के सर्वसम्मत निर्णय की जानकारी दी थी। इसमें कहा गया कि पर्रिकर को श्रद्धांजलि के रूप में गोवा के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा गोवा करने को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है। गोवा स्थित इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा दिसंबर 2022 में किया गया था। बयान के अनुसार आधुनिक गोवा के निर्माण में पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के योगदान की स्मृति में इस हवाई अड्डे का नामकरण उनके नाम पर किया गया है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो इसे स्थायी बुनियादी ढांचे के विचार को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें एक सौर ऊर्जा संयंत्र, हरित भवन, एलईडी रनवे लाइटिंग, वर्षा जल संग्रह और ऐसी अन्य सुविधाओं के साथ साथ रिसाइकलिंग क्षमताओं के साथ एक अत्याधुनिक सीवेज उपचार प्रणाली है। इसमें विभिन्न प्रकार की सर्वश्रेष्ठ इन क्लास तकनीक है, जैसे कि स्टेबिल रोड, रोबोमेटिक होलो प्रीकास्ट बॉल और 3D मोनोलिथिक प्रीकास्ट बिल्डिंग, साथ ही IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो 5G सक्षम है। अन्य बातों के अतिरिक्त हवाई अड्डे में दुनिया के सबसे बड़े विमान को संभालने के लिए काफ़ी बड़ा रनवे, 14 पार्किंग स्थल, विमान नाइट पार्किंग के लिए जगह, स्वयं सामान छोड़ने की सुविधा और अत्याधुनिक स्वतंत्र हवाई नेविगेशन उपकरण शामिल है। तो इस क्वेश्चन के तहत हमने जाना कि गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा गोवा करा जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इमोइन इरक्पा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो वो है मणिपुर में। इमोइनू दिवस मणिपुर में मेईतेई सांस्कृतिक अनुष्ठान के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। इमोइनू दिवस का एक पारंपरिक त्यौहार बाचिंग के मेईतेई चंद्र महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। हर साल इस दिन घाटी के लोग इमोइनू इरक्पा अनुष्ठान में भाग के रूप में विषम संख्या में व्यंजन परोसते हैं। वे मणिपुर में इमोइनू एराटपा को स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रचुरता और घरेलू व्यवस्था की देवी के रूप में मानते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि यह उत्सव परंपरा को जीवित रखता है और मणिपुर में पारंपरिक तत्वों में विश्वास को मजबूत करता है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और अन्य मंत्रियों ने इमोइनू इरक्पा उत्सव के अवसर पर मणिपुर के लोगों को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि इमोइनू इरक्पा पारंपरिक उल्लास और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। मौसमी फल, सब्जियां और मछली की पेशकश की जाती है और घरों के चारों ओर रोशनी जलाई जाती है ताकि देवी इमोइनू का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके, जिन्हें इमोइनू की देवी माना जाता है। अब जरा हम आइए जानते हैं ये देवी के बारे में जानते हैं इमोइनू एराटपा के बारे में कि इनका इतिहास क्या है। तो यह त्यौहार देवी इमोइनू या एमोइनू को समर्पित है। मैतेई पौराणिक कथाओं में इमोइनू घर, चूल्हा, रसोई, धन, शांति और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। मैं देवी लीमरेल सिदावी के अवतारों से भी जुड़ी हुई है। इस त्यौहार को मनाने से उपासकों को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लोग अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता के लिए प्रार्थना करते हैं। त्यौहार के दौरान लोग देवी को चावल, सब्जियां और फल चढ़ाते हैं। मैतेई समुदाय चावल, सब्जियां और मछली अलागो अट्टू भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने राष्ट्रीय हित हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है 19,744 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। 19,744 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन ठाकुर के मुताबिक 17,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोलाइजर पर 5 साल तक
और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर प्रोत्साहन देने के लिए आवंटित किए जाएंगे। भारत में हरित हाइड्रोजन हब विकसित करने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आईईए के अनुसार अक्षय या परमाणु बिजली से कम उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक इलेक्ट्रोलाइजर एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अब हम मिशन के तहत जो योजना बनाई गई है उनको देखते हैं। तो पहला है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए निवेश किया जाएगा। निजी क्षेत्र और उद्यम पूंजी निवेश लाने के प्रयासों के साथ समर्पित अनुसंधान एवं विकास कोष स्थापित किया जाएगा। अधिकार प्राप्त समूह की स्थापना की जाएगी और इसमें हरित हाइड्रोजन विशेषज्ञ शामिल होंगे। उम्मीद है कि मिशन लगभग 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ेगा। भारत प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। यह भारत को मूल्य श्रृंखला में हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मिशन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने 4 जनवरी 2023 को पारित किया। अब हम इस राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लाभ के बारे में जान लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना, औद्योगिक गतिशीलता और ऊर्जा क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन, आयातित जीवाश्म ईंधन और फीड स्टॉक पर निर्भरता में कमी, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, रोजगार के अवसरों का सृजन, अत्याधुनिक तकनीकों का विकास। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गान नगाई महोत्सव किस समुदाय ने बनाया? तो ये बनाया है जेलियांगरोंग समुदाय ने मणिपुर में। तो आइए इस महोत्सव के बारे में जानते हैं। मणिपुर में जेलियांगरोंग समुदाय का गान नगाई त्योहार 4 जनवरी 2023 को मनाया गया। गान नगाई त्योहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो हर साल फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। यह त्योहार वर्ष के अंत का भी प्रतीक है जब किसानों ने अपने अन्न भंडार में अपने खाद्यान्न का भंडारण किया है। त्योहार के दौरान जेलियांगरोंग समुदाय सर्वशक्तिमान को अच्छी फसल की पेशकश करके और आने वाले वर्ष में बेहतर और समृद्ध जीवन के लिए प्रार्थना करके अपना आभार प्रकट करता है। नए साल की शुरुआत के अवसर पर त्योहार के दिन सूखी लकड़ी को रगड़कर और बांस के टुकड़ों को विभाजित करके और उन्हें हर घर में वितरित करके नई आग पैदा करने की रिवाज है। यह त्योहार राज्य के विविध संप्रदायों के रीति रिवाजों और धर्मों से अवगत होने का पूरा अवसर देता है। यह त्योहार शगुन समारोह से शुरू होता है। इस त्योहार के पहले 5 दिनों में पूर्वजों के सम्मान को चिन्हित पवित्र संस्कारों और अनुष्ठानों के माध्यम से चिन्हित किया जाता है। फिर भव्य उत्सव को चिन्हित करने के लिए सामुदायिक उत्सव सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं। नहीं तो आइए जरा जान लेते हैं गान नगाई त्योहार के बारे में। गान नगाई मणिपुर का एक प्रमुख त्योहार है। इसे चक्कन गान नगाई के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष नवंबर-दिसंबर माह के बीच मनाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में गानवू महीने के नाम से जाना जाता है। यह फसलों के उत्पादन के उपरांत मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार में स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा सड़कों पर जुलूस निकाले जाते हैं। गान नगाई त्यौहार में स्थानीय लोगों द्वारा तरह तरह के पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। परंपरा के अनुसार लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं। पकवानों का आनंद उठाने के साथ साथ परंपरागत नृत्य गीतों का सिलसिला चलता है। तो इस तरह हमने गान नगाई त्योहार के बारे में भी जान लिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो आइए इस योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। 4 जनवरी को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की बकपुरा पंचायत से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चयनित लाभार्थियों को रिहायशी भूमि के मुफ्त पट्टे वितरित किए गए। इस योजना के तहत राज्य भर से 14 लाख लोगों के आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से टीकमगढ़ जिले में 10,500 पात्र लाभार्थियों को 120 करोड़ रुपए के रिहायशी भूखंड वितरित किए गए। इन भूखंडों के लिए कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा और इसे पति और पत्नी दोनों के नाम पर आवंटित किया जाएगा।
इस योजना पर राज्य सरकार पिछले 1 साल से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को योजना के पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनका डाटा तैयार करने को कहा था। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए लगभग 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया गया। एक बार एक परिवार को भूखंड मिल जाने के बाद वे प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY जैसी योजनाओं का लाभ उठाने के भी पात्र हो गए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत कब तक कालाजार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है? 2023 तक। भारत से कालाजार के उन्मूलन को ट्रैक करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 4 राज्य सरकारों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा बैठक में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। 632 स्थानिक ब्लॉक पहले ही उन्मूलन की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, जो प्रति 1000 संख्या पर एक मामले से भी कम है। झारखंड में प्रति 10,000 की आबादी पर 1.23 मामले हैं। स्थानिक श्रेणी में झारखंड के पाकुड़ जिले का केवल एक ब्लॉक लिट्टीपारा है। वैश्विक स्तर पर कुल काला बाजार मामलों में भारत का योगदान 11.5% है। बिहार और झारखंड भारत में काला जार के 90% से अधिक मामलों में योगदान करते हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश और 2017 में पश्चिम बंगाल ने ब्लॉक स्तर पर अपने उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त किया है। केंद्र सरकार ने 2023 तक भारत से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 2007 में कालाजार के मामलों में 98.7% की गिरावट आई है। भारत में कालाजार के मामले 2007 में 824 हो गए हैं। 2021 में कालाजार के लगभग 90% मामले 8 देशों ब्राजील, इरिट्रिया, इथियोपिया, भारत, केन्या, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान से रिपोर्ट किए गए हैं। कालाजार के बारे में जान लेते हैं। यह भारत से एक लगभग 100 उष्णकटिबंधीय देशों को प्रभावित करने वाली बीमारी है। यह लीशमेनिया नामक परजीवी के कारण होता है, जो सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। मलेरिया के बाद कालाजार दुनिया का दूसरा सबसे घातक परजीवी हत्यारा है। तो इस तरह हमने कालाजार के बारे में जाना। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका उत्तर है प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास BIND। 4 जनवरी को सरकार ने सार्वजनिक प्रसारक सेवाओं में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र की प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास BIND को मंजूरी दी। वर्ष 25-26 तक प्रसार भारती यानी ऑल इंडिया रेडियो AIR और दूरदर्शन DD के बुनियादी ढांचे के विकास पर 2,539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंत्रालय की यह योजना प्रसार भारती को संगठन के बुनियादी ढांचे, कंटेंट के सृजन और सिविल वर्कर में प्रसारण के विस्तार और उन्नयन से संबंधित व्यय हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। यह योजना देश में AIR FM ट्रांसमीटरों के कवरेज को भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार 59% से बढ़ाकर 66% तक और आबादी के हिसाब से 68% से बढ़ाकर 80% कर देगी। इस योजना में दूरस्थ जनजातीय, वामपंथी, उग्रवाद प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 8 लाख से अधिक DD फ्री डिश HTV के निःशुल्क वितरण की भी परिकल्पना की गई है। प्रसार भारती एक सार्वजनिक सेवा प्रचारक के रूप में देश और विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इससे वामपंथी, उग्रवाद वाले और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समाचारों की प्रभावी पहुंच सफल हो सकेगी। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।